Good morning. Today we deal the part of birth injury that is intracanal hemorrhage. इसको ये थर्ड टाइप है। इसके बाद हम और नेक्स्ट टाइप भी पढ़ेंगे। इंट्राकेनल हेमरेज में क्या होता है, मैं आपको कल बता चुकी थी कि इसमें हम एपिड्यूरल और सबड्यूरल जो सर्वाइकल स्पेसेस में हेमरेज हो जाना, पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन जिसको सेरेब्रम एंड सेरेबेलम बोलते हैं, एंड इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द सबपेंडिमल जर्मिनल मैट्रिक्स और कोरोइड प्लेक्सस के पार्ट में हेमरेज हो जाता है। इंसिडेंस में मैंने आपको बताया था कि सबड्यूरल हेमरेज 70% होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अपर मोस्ट होता है। ठीक है, अगर किसी को बेबी को इंजरी होती है, ठीक है, बेबी का हेड है, तो उसको जो अपर मोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर ही रहती है। नेक्स्ट उसके बाद सब आर्किनोइड, नेक्स्ट इंट्रा सेरेब्रल एंड इंट्रावेंट्रिकुलर एंड एपिड्यूरल हेमरेज। कॉजेस हैं इसके, ट्रॉमा कॉजेस के आधार पर हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि ट्रॉमा से हमारा एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब आर्किनोइड हो रहा है। एनोक्सिक से पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम और सेरेबेलम में हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी हेमरेजिक डिसीज हम पहले पढ़ चुके थे, तो इसको यहाँ पर डील नहीं करेंगे, बट इसका मैनेजमेंट इसमें लिखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट सबका एक ही है, ICH का इंट्रा फर्स्ट देखते हैं हम ट्रॉमेटिक ICH का, इंट्राकेनल हेमरेज का। फर्स्ट एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल, इसमें आप इमेज देख लीजिए। फर्स्ट साइड हमें एपिड्यूरल दिख रहा है एंड सेकेंड टाइप हमें सबड्यूरल दिख रहा है। ठीक है, इस दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये लेयर है, ठीक है, ड्यूरा, इस लेयर में ये हेमरेज नहीं होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन सबड्यूरल में क्या होता है कि ये आर्किनोइड जो स्पेस होता है, ठीक है, वो ड्यूरा जो होता है, ड्यूरा मैटर, उसके बीच में कलेक्शन जमा हो जाता है। ठीक है, हेमाटोमा का ब्लड कलेक्शन, एंड इसमें स्कल फ्रैक्चर होने के बाद हो जाता है। इसमें ये देखो अलग ही शो हो रहा है। इसमें बस यही चेंज रहता है कि इसमें जो ड्यूरामीटर है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, वो नीचे रहती है। ठीक है, एंड इसमें वो क्या होता है कि उस लेयर के अंदर हीमोटोमा होता है। इसमें देखिए एपिड्यूरल हेमरेज इंडिकेट ब्लड बिटवीन द स्कल और आउटसाइड ऑफ द ड्यूरा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द ड्यूरा है ये वाला जो पार्ट है, आउटसाइड ऑफ द ड्यूरा है। ठीक है, तो स्कल और ड्यूरा के जो बीच में हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिड्यूरल हेमाटोमा या एपिड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज उसको बोलते हैं हम डिनोट ब्लड बिटवीन ड्यूरा एंड सब आर्किनोइड मैटर। देखो ये सब आर्किनोइड मैटर है, ये जो हमें दिख रहा है, एंड दिस इज़ ड्यूरा, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है दिस इज़ ड्यूरा। ठीक है, तो ये ड्यूरा एंड सब आर्किनोइड स्पेस के बीच जो भी हेमरेज कंडीशन आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब ड्यूरल हेमाटोमा और सब ड्यूरल हेमरेज। ईजी है, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। डायग्राम इजी, आप देख लेना। नेक्स्ट is subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage refers to blood between arachnoid and the pia meter. subarachnoid जो हेमरेज है वो कहाँ होता है, ब्लड कलेक्शन हो जाता है बिटवीन का आर्किनोइड एंड पिया मीटर जो होता है उसके बीच में। ठीक है, कॉजेस क्या है इनके, एक्सेसिव मोल्डिंग इन डिफ्लेक्स वर्टेक्स। देखो कितना एक्सेसिव मोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये इसमें देखो और अब इसमें देखो, तो इसमें क्या होता है कि अंदर का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है।
एक्सेसिव डिफ्लेक्स के कारण वर्टेक्स में असर पड़ता है। नेक्स्ट है रैपिड कंप्रेशन ऑफ द हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद कंप्रेस होना हेड का, हेड पे प्रेशर पड़ना, ठीक है, उस कारण से होता है, जिससे कि ये देखो अब इन्होंने ब्लेड लगाई है, ठीक है, ये तो फोर्सेप्स सब्सट्रैक्शन फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द ब्लेड है, अदर कॉजेस है, थर्ड कॉज। लेकिन इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इसमें बेबी को कितना कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि इसको हीमोटोमा हो। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो बेबी को सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्रेन है वहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड कलेक्शन के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है हाई पिच क्राई, बेबी नॉर्मल नहीं क्राई करेगा, हाई पिच क्राई करेगा। नेक रिट्रैक्टर दैट मीन्स ये होता है कि वो उसकी अगर उसको इस कारण से हो रहा है, एक्सेसिव मोल्डिंग के कारण से, तो वो अपना उसका नेक पे भी असर पड़ेगा। फिर इन कोऑर्डिनेशन ऑक्यूलर मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट होगा उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। बेबी में भी इरिटेबल और इरिटेशन करेगा, कन्वर्सन आएंगे इसको अगर उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस बनती है ब्रेन में, उस कारण से। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, क्योंकि उसकी जो नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में उसके वेरिएशन आएगा, तो वो क्या होगा कि उससे उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होगा बेबी को। नेक्स्ट है हमारा एग्नोसिक। अभी हमने ट्रॉमेटिक पढ़ा था, अब हम एनोसिक पढ़ते हैं। एनोसिक इज डिफाइंड एज हेमरेज इनसाइड द क्रेनियम में हो रहा है ड्यू टू पेरीनेटल अफेक्सिया, ट्रॉमा और इस्चेमिया। पेरीनेटल अफेक्सिया हम पढ़ चुके थे, ठीक है, इसमें उसका रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस होता है। ट्रॉमा दैट मीन्स इंजुरी एंड इस्चेमिया दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी। एनोक्सिक पढ़ के समझ में आ रहा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एनोक्सिक ICH देखो, इसमें सब आर्केनोइड हेमरेज हो सकता है इसके कारण, एनोक्सिक कंडीशन के कारण टिश्यूज़ में जनरली ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसके कारण से हो रहा है। वेंट्रिकल्स देखो, वेंट्रिकल्स में ये वेंट्रिकल्स है, दिस इज ब्लूइश कलर शो इंडिकेट वेंट्रिकल्स। अगर एनोक्सिक कंडीशन के कारण उसको ICH हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल एनोक्सिक ICH, ठीक है। और इसको ये भी हाइपोक्सिक कंडीशन से हो रहा है। इंट्रासेरेब्रम, इसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, जिस कंडीशन से क्या हो रहा है, देखो बेबी को चोट लगने के बाद वहाँ पे और जो जितने भी पार्ट है ब्रेन में, उस पार्ट में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से क्या कंडीशन हो रही है, हेमरेजिक कंडीशन हो रही है, हीमोटोमा की कंडीशन हो रही है, नेक्रोसिस की कंडीशन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिक ICH बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासेरेब्रल इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल और इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को एक ही डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू वीनस थ्रोम्बोसिस, वीनस जो वेंस होती है, ठीक है, वेंस में जैसे कि वेंस, इसमें थ्रोम्बोसिस बन जाना, ठीक है, थ्रोम्बोसिस आपको पता है क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन हो जाना। PVHI इज फॉलोइंग पेरीनेटल हाइपोक्सिक इस्चेमिक इवेंट। PVHI क्यों होता है, पेरीनेटल हाइपोक्सिक कंडीशंस में होता है, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ इंट्रानेटल बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हाइपोक्सिक इस्चेमिक कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज IVH, और इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल मैट्रिक्स हेमरेज भी बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रॉमा ड्यू टू डिफिकल्ट डिलीवरी, पेरीनेटल अफेक्सिया। ये ट्रॉमा के कारण होता है, जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी में ट्रॉमा हो गया उसको, और उसके बाद उसको जो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में उसको हेमरेज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज।
और ये किससे कॉज हो रहा है, ये ट्रॉमा से कॉज हो रहा है, और डिफ़िकल्ट डिलीवरी जैसे प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो रही है, पेरिनेटल एफेक्सिया उसको हो रहा है, उस कंडीशन से होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके देखो, क्लिनिकली बेबी साइलेंट रहेगा, सीजर्स हो सकते हैं क्योंकि ये डीप हो जाता है, उसको वेंट्रिकल्स इफेक्ट करते हैं, उसमें इंट्रा सेरेब्रल होता है, इसमें इंटर पेराकाइमन होता है, इंटरवेंट्रिकुलर होता है। तो क्या होता है कि जनरली ये थोड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है, इसमें सीजर्स होता है, एपनिया, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी एंड वॉमिटिंग, ये सारी कंडीशंस हमको देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम करेंगे ICH की, पूरा ऑल ओवर ICH का बता रही हूँ मैं, अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या क्या करेंगे, USG करेंगे। USG में हमें क्या दिखेगा कि इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज है, किसी भी पार्ट में कुछ भी हीमोटोमा है, कुछ भी अबनॉर्मलिटीज़ है, साइज़ एंड शेप अलग दिख रहा है तो हमें USG में दिख जाता है। नेक्स्ट है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, जो सेरेब्रल सर्कुलेशन है, ठीक है। जनरली इसमें क्या करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ये ऑल ओवर बॉडी का होता है, जिसमें हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि उस पार्ट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं, न्यूट्रिएंट उसमें मिल रहा है कि नर्व्स, वेसल्स, आर्टरी वहाँ पे काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हेड है, हेड में अगर उसकी आर्टरी, वेन्स है, या फिर जो भी जितना भी इसका ऑक्सीजन लेवल है, तो ये सब हमको किस तरीके से पता चलेगा, जब उसकी जो हेड है उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होगा तो वो हमें इसमें इंडिकेट हो जाएगा। ये इसलिए देखते हैं कि इस कंडीशन में जैसे किसी को पैरालिसिस कंडीशन हो, अनवांटेड कन्वर्शंस हो, न्यूरोलॉजिकल उसको दिक्कत हो, तो उस कंडीशन में हम डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। जनरली बोलते हैं पैरालिसिस में करते हैं, जिसको रीनल प्रॉब्लम होती है, एडिमा होता है और उसका हैंड में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी करते हैं कि कितना चेक करने के लिए कि कितना उसके बॉडी में ये वर्क कर रहा है कि नहीं, नर्व्स वगैरह, वेसल्स वगैरह, सर्कुलेशंस वगैरह नॉर्मल हो रहा है कि नहीं। अगर नॉर्मल सर्कुलेशन हो रहा है दैट मीन्स क्या है कि कंडीशन को रिकवर किया जा सकता है। अगर नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो दैट डिनोट करता है कि अबनॉर्मलिटीज़ है। फिर उसके बाद सिटी स्कैन इज़ यूज़फुल टू डिटेक्ट कॉर्टिकल न्यूरॉन्स इंजरी। सिटी स्कैन में हमें क्या दिखता है कि ये डीपली स्टडीज़ होती है, ठीक है। सिटी स्कैन डॉपलर अल्ट्रासाउंड से डीपली होती है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि न्यूरॉन्स है, उसमें इंजरी तो नहीं है। आपको सबको पता है कि न्यूरॉन्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें ये चेक करते हैं कि न्यूरॉन्स में कितने न्यूरॉन्स में दिक्कत आ रही है, कितने न्यूरॉन्स जिससे अगर बॉडी में 100% है न्यूरॉन्स, ठीक है, सबकी बॉडी में अगर 100 अपने अपने अकॉर्डिंग कंडीशन, जैसे बेबी है, एडल्ट है, बुजुर्ग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिटी स्कैन कर रहे हैं तो दैट मीन्स बेबी के अभी 100% उसके न्यूरॉन्स है, ठीक है। लेकिन डैमेज होने के बाद कितना हो गया कि उसकी बॉडी में 70% न्यूरॉन्स अच्छे हैं, बाकी 30% डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो ये इंजरी चेक करने के लिए हम सिटी स्कैन करते हैं। और भी यूज़ है सिटी स्कैन के, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि ये यूज़फुल होता है कि हम न्यूरॉन्स की इंजरी चेक करते हैं। नेक्स्ट MRI करते हैं। MRI इसलिए करते हैं कि MRI में और डीपली स्टडी करने को हमको मिलता है, एक एक पार्ट में, जैसे कि मान लो ब्रेन है, ब्रेन की इतने से पार्ट में, जैसे जो अफेक्टेड पार्ट है उस पार्ट का भी करते हैं और नॉर्मल पार्ट का भी करते हैं, ठीक है। तो अब हमने मान लो कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इस MRI में हम देखते हैं कि जो नर्व है वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है, उसमें उसमें कितना क्या सप्लाई हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसके आसपास के ऑर्गन, आर्टरी, वेन, सबका स्ट्रक्चर वगैरह, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, एकदम परफेक्टली स्टडी करते हैं, कहीं पे नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा है, एकदम जैसे कि वेन है तो पूरा वेन का स्ट्रक्चर, आर्टरी है तो आर्टरी का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CSF। CSF इज़ चेक टू एलिवेटेड RBCs एंड WBC एंड प्रोटीन। CSF क्यों चेक करते हैं कि वहाँ पे अगर हीमोटोमा है तो RBCs का काउंट ज़्यादा आएगा, WBCs इसलिए काउंट ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रही है, प्रोटीन लेवल चेक करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सिटी स्कैन अगर हेड का करते हैं तो आप ये देखो, सिटी स्कैन में हमें नॉर्मल हेड कितना क्लियरली दिख रहा है। और अगर किसी को इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज है तो दैट मीन्स देखो उसको यहाँ पे शो हो रहा है हमें ये वाइट वाइट, ठीक है। इसका जनरली सिटी स्कैन में शेप साइज़ वगैरह सब हमें पता चल जाता है कि कितना उसका साइज़ है, कितना शेप है, किस शेप में है, और उसको कितनी कंडीशन में हाइपोजिक है, नेक्रोसिस है, ठीक है, कितना मिल रहा है, ये सब इसमें शो हो जाता है। मैनेजमेंट में एंटी कन्वर्सन ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। फेनोबार्बिटोन 20 mg पर kg IV, नेक्स्ट फेनिटोनिन 20 mg पर kg IV, और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग्स देंगे, एंड फीवर हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम एनाल्जेक्स एंटीपायरेटिक देंगे, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबड्यूरल टैप करेंगे। सबड्यूरल टैप दैट इज़ प्रोसीजर, बट ये जनरली क्या करते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकल जो सर्जन्स रहते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही किया जाता है। हर बॉडी सिस्टम का, परफेक्ट ऑर्गन का हर एक डॉक्टर होता है, ठीक है, और वो डॉक्टर उसी का ही प्रोसीजर करता है। जैसे कि हार्ट का डॉक्टर को अगर आप न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर करने को बोलेंगे तो वो उतने परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि नहीं भी कर पाएँ, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू सबड्यूरल टैपिंग करवाते हैं। टैपिंग में क्या होता है कि जितना भी अनवांटेड अननेसेसरी जो ब्लड कलेक्शन होता है उसका एस्पिरेशन करवाते हैं। इसमें देखो एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड थ्रू लेटरल एंगल्स में करते हैं। एंटीरियर fontanelle में भी रिक्वायर्ड, एंटीरियर fontanelle विच में भी हैव टू बी रिपीटेड भी हो सकता है प्रोसीजर। इसमें देखो आपको शो हो रहा है 2 टाइप टेक्निक से कर रहे हैं। एक तो इन्होंने ड्यूरा बोन एंड स्कल्प एंड देखो ब्रेन एंड सबड्यूरल फ्लूइड कलेक्शन कर रही है थ्रू 45 एंगल, एंड एक कर रहे हैं 90 एंगल पे, ठीक है। तो इसमें ये जनरली इसमें ये डायरेक्ट एस्पिरेट कर, और इसमें इन्होंने टैपिंग कर दी है। टैपिंग के बाद इसमें जितना भी फ्लूइड निकलेगा वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी कलेक्टिंग जार में, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओपन सर्जिकल इवैक्यूएशन। ओपन सर्जिकल में क्या करते हैं कि जनरली ये इंसिशन करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। कट करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि जितना भी हीमोटोमा है या जितना भी अनवांटेड चीज़ें हैं, क्लॉटिंग वगैरह है, उसको रिमूव करते हैं जनरली कट करके, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ये ओपन सर्जिकल होता है, ठीक है। बेबी का हेड में कट करके फिर जितना भी अनवांटेड, जैसे कि ये क्लॉट दिख रहा है, ठीक है, ये क्लॉट दिख रहा है, तो वो इतने पार्ट को कट करके जितना हो सके उतने कम पार्ट को कट करेंगे, और फिर इतना इसको अनवांटेड जो क्लॉटिंग है उसको निकाल लेंगे, देन वापस से इस पार्ट को रिपेयर कर देंगे, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लॉट सीरियल सिटी स्कैन। इसमें सिटी स्कैन नीडेड रहता है। देखो ये सिटी स्कैन है, मान लो ये सिटी स्कैन है, मान लो क्या है ये, ठीक है। तो पहले इसकी जस्ट बिफोर, उसी दिन या फिर बिफोर 1 डे वो लोग सिटी स्कैन करवाते हैं, पूरा उसका साइज एंड शेप ठीक चेक करते हैं। अगर उन लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है तो वो उस दिन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस दिन उनको सर्जरी करना हो। इंडिकेट सर्जिकल इंटरवेंशन, दैट मॉनिटरिंग करते हैं कि इसको हाइड्रोसेफेलस तो नहीं है, ठीक है। अगर हाइड्रोसेफेलस है तो वेट करते हैं, उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं, और क्लोटिंग है तो उसको सर्जिकली ओपन सर्जरी से इवैक्यूएशन करते हैं। थर्ड है सबड्यूरल पेरिटोनियल शंटिंग में भी नीडेड, न्यूरोसर्जन इज कंसल्टेंट। देखो मैंने बोला था ना कि न्यूरोसर्जन करते हैं। न्यूरोसर्जन क्या करते हैं, पेरिटोनियम ट्यूब से एक शंटिंग डालते हैं, जो शंट ठीक वेंट्रिकुलर जो कैथेटर होता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर तक जाते हैं, कैथेटर डालते हैं,
और जितना भी शंट के थ्रू जितना भी उनको अननेसेसरी ब्लड कलेक्शन, हेमाटोमा, क्लॉटिंग जो भी हो रही है उसको रिमूव करते हैं। इस इमेज में आप देख लेना, इसमें इमेज में क्लियरली शो हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी से उन्होंने शंटिंग डाला है। जो CABG में करते हैं ना शंटिंग डाल के, वैसा ही इसमें भी शंटिंग डाल के कर रहे हैं। ये जनरली एडल्ट में भी यूज़ होता है, बच्चों में भी यूज़ होता है। वो डिपेंड ऑन कंडीशन रहता है। हाई रिस्क कंडीशन तो नहीं है बेबी की, उसको हार्ट डिसीज़ वगैरह तो नहीं है या मल्टीपल ऑर्गन डिसीज़ तो नहीं है। सब डिपेंड करके ही प्रोसीजर करते हैं। प्रोग्नोसिस इसका देखो, प्रोग्नोसिस जनरली डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ ICH, इंट्राक्रैनियल हेमरेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना उसको कट लगा है, ठीक है, ब्रेन लेसेंस कितना है इसको, बर्थ वेट कितना है बेबी का, एंड जेस्टेशनल एज कितना है। ICH इज हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस विथ हाई मोर्टेलिटी। ICH में क्या होता है कि पुअर प्रोग्नोसिस रहती है, क्योंकि बेबी आप खुद सोचो इतना, अगर उसको इतना डैमेज है तो वो जनरली पुअर उसकी प्रोग्नोसिस रहती है, क्योंकि क्या होता है कि उसको हो सकता है वो मेंटली रिटार्डेशन हो जाए उसको, या फिर उसकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट, सर्वाइवर में डेवलप मेंटल रिटार्डेशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर इनसे बच भी जाते हैं वो, तो उनको क्या होता है कि उनको मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस ICH का जनरली बहुत पुअर ही मिलता है हमें, रेयरली गुड मिलता है, अदरवाइज तो पुअर ही मिलता है।